नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर को सीएम योगी आज देंगे कई सौगातें। 519.82 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास। नगर निगम के नवनिर्मित भवन का भी होगा लोकार्पण। योगी सरकार का तोहफा, अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ा। रसोइयों को साल में 2 साड़ी सहित मिलेगा बीमा कवर। कहा, अगर भाजपा की सरकार न आती तो आपकी नौकरी भी न बचती। इत्र कारोबारी पर कार्रवाई लगातार जारी। 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना हुआ बरामद। बैंक में जमा कराया गया कैश। कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी जारी। यूपी में फिर से महामारी एक्ट लागू। 46 जिलों में फैला कोविड का कहर। 24 घंटे में मिले 80 नए पॉजिटिव। जल्द जारी हो सकती है कोरोना की नई गाइडलाइन। यूपी के देवरिया में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित ट्रक कच्चे मकान में घुसा। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम के नवनिर्मित सदन भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान सीएम योगी नगर निगम के नवनिर्मित भवन में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही शास्त्री चौराहे पर 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं नगर निगम के नवनिर्मित भवन नगर आयुक्त और महापौर के चैम्बर एवं अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आज 519.82 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इनमें से 350.45 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 159.37 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके अलावा सुथनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भी मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। जबकि 30 दिसंबर को सीएम योगी जीडीए की ओर से गोरखपुर में 45 करोड़ की लागत से तैयार वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के रसोइयों को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 2 साड़ी देने की बात कही। साथ ही एप्रेन और हेयर कैप का पैसा रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। सीएम योगी ने कहा कि हर रसोइयों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ेंगे। रसोइयों के अतिरिक्त मानदेय को 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़े, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में बालक के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था। गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर लें कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता, भाई कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है। इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वह बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है। उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। इन 2 प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें और प्रतिमाह 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी
रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर हमारे पास अंशकालिक अनुदेशक है। अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7,000 रुपए प्रति माह यहां पर देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपकी तैनाती की कार्रवाई हुई थी 2009 में, और उसके आरटीई के अंतर्गत जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी थी 2013 के बाद से कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में आरटीई के अंतर्गत पहले भारत सरकार ने ही इस पर प्रदेश सरकार के साथ कहा था कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। वह व्यवस्था वहां पर एक प्रकार से खंडित सी हो गई। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है, और उन स्थितियों में भी राज्य सरकार किसी भी अनुदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी सेवाओं को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाए रखते हुए अभी भी उन लोगों को, यानी हमारे पास लगभग 1.25 लाख नए शिक्षकों की तैनाती होने के बाद भी उनकी सेवाओं को आगे निरंतरता बनाए रखने की कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमारी मंशा भी है कि हम उनकी सेवाओं को लेकर के एक सुविचारित मत लेकर के हम आगे बढ़े, जिससे उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर न आने पाए। यूपी के बस्ती के महादेवा विधानसभा के केवचा महाविद्यालय में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सम्मानित किया। आपको बता दें, शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं। योगी सरकार में सपा शासन की तुलना में 8 गुना ज्यादा गेहूं खरीद हुई। सैफई खानदान ने राज्य को लूट लिया है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से लड़ना है। प्रदेश हित में इस सरकार का लौटना जरूरी है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग करें। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी। इससे पहले मार्च 2019 में प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था। संभावना है कि 1-2 दिन में सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। 25 दिसंबर को शासन ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया था। दरअसल कोरोना के केस प्रदेश के जिलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को यूपी में कोरोना के 80 नए केस मिले हैं। यह बीते 24 घंटे में दोगुना आंकड़ा है। सोमवार को 40 संक्रमित मिले थे। मंगलवार को सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। यहां 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसे लेकर लखनऊ के नगर निगम स्मार्ट सिटी सभागार में डीएम और लखनऊ पुलिस आयुक्त ने बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। आपको बता दें कि यूपी सरकार नाइट कर्फ्यू को लेकर पहले से दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ला स्थित घर से डीजीजीआई टीम वापस आ गई। डीजीजीआई के डी जाकिर हुसैन ने बताया कि यहां मिला सोना कानपुर से अलग है, जिसे डीआरआई टीम को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए 19 करोड़ कैश एसबीआई में जमा करा दिए गए हैं। आगे प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टीम ने 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और हजारों लीटर कंपाउंड सहित चंदन का तेल और कई फाइलें बरामद की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर शहर के लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया। इस दौरान मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो में बैठकर आईआईटी से गीता नगर तक का सफर तय किया। तो वहीं इस दौरान कानपुर की बेटी ने भी कानपुर का गौरव बढ़ाया है।
दरअसल मेट्रो ड्राइवर बनी ज्योति शुक्ला ने पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल के मेट्रो का सफर करवाया, जिससे हर कानपुर वासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह किदवई नगर के न्यू आजाद नगर की रहने वाली हैं, तो वहीं कानपुर वासी भी मेट्रो में यात्रा करने को लेकर उत्साहित नजर आए। इस दौरान फूल देकर उनका स्वागत भी किया गया। सर, आम लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो गई है कानपुर में, तो आज किस तरीके से लोग आ रहे हैं और क्या कुछ अब लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी जो फर्स्ट ट्रेन थी वो 6 बजे दोनों तरफ से चली थी और अब ये तीसरी बार आ गई ट्रेन यहाँ पर, तो लगातार लोग आ रहे हैं और मैं सुबह से देख रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं बहुत खुश हैं। हम लोग जो लोग पैसेंजर्स आए थे उनका हमने स्वागत भी किया था, फूल भी दिए, लोगों को बिस्किट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पूरे शहर के लिए एक सेलिब्रेशन है और बहुत खुश हैं लोग। और मैंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि बस इसे ऐसे चलने दें। हमारी मेट्रो है कानपुर की, सबसे अच्छी रहनी चाहिए। सर, अभी मोती झील तक जा रही है मेट्रो, इसके आगे का क्या है, कब तक की उम्मीद करी जाए? इसके आगे का तो अंडरग्राउंड का कंस्ट्रक्शन है, उसमें टाइम लगेगा और जो टोटल प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है वो उसको बनाने का वो दिसंबर 2024 है, तो तभी तक बन पाएगा उसके आगे वाला पोर्शन। बट 9 किलोमीटर बढ़िया चलेगा। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका सचान। आज से मेट्रो की शुरुआत हो गई है जी। आप कहाँ जॉब करती हैं और रोज का आना जाना होगा, मेट्रो शुरू हो गई, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। हाईलाइट में जॉब करते हैं। कहाँ से आते हैं? यहीं गुरुदेव से। तो पहले क्या दिक्कत होती थी, जाम की समस्या या किसी चीज़ की? हाँ, पहले जाम वगैरह लगता था तो दिक्कत रहती थी। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ट्रैफिक वगैरह से, मतलब इसमें मेट्रो में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही है। ये योगी और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे जो मेट्रो की शुरुआत हुई? उनके लिए थैंक यू देना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब सेफ भी है, महिलाएं सेफ भी होंगी मेट्रो में? हाँ, मेट्रो में सब लोग सेफ भी हैं। से यहाँ तक का कितना किराया हुआ? 20 रुपये। यूपी के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ के राघवापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गया, जिसकी वजह से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी होते ही जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मामले में एडीएम प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि एक गिट्टी से भरा ट्रक कच्चे मकान में घुस गया है, जिसमें बांसफोड़ समुदाय के लोग रहते हैं। अभी रेस्क्यू जारी है। गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है, रात भर पूरी बारिश होती रही है, उसमें वो स्लिप करके जो बगल में कच्चे मकान कुछ बने थे जो बांसफोर समुदाय के लोगों के थे, उसके अंदर वो रन ओवर कर गया और उसमें अभी तक कंफर्म 2 कैजुअल्टीज़ हैं और 3 लोग घायल हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लगभग घटना 7:45 की बताई जा रही है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग एम्बुलेंस और पुलिस सभी लोगों ने एक्टिव होकर इसमें काम को अंजाम दिया है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 27 मरीजों की आंख की रोशनी जाने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग आंखों की रोशनी जाने की वजह इन्फेक्शन बता रहे हैं। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार सभी मरीजों को हायर सेंटर भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि मरीजों की आंख का ऑपरेशन 2 दिसंबर को हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनकी आंख में न सिर्फ सूजन आ गई बल्कि खून निकल आया था और अब धीरे धीरे आंख की रोशनी भी चली गई। ऑपरेशन करवाया था आँख का और 27 लोगों का उस दिन ऑपरेशन था और सभी की आँखों का रोशनी चली गई और कुछ लोग तो ऐसी भी है जो गंभीर हालत है। और ताई जी का मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ है, आँखों की रोशनी चली गई है और अब जा पीजीआई में जोली ग्रांट इसमें चंडीगढ़ इसमें रेफर है अभी। 27 लोगों का लेकिन कल लिखित में मेरे पे एक शिकायत आई है कल, और उनके पुत्र ने शिकायत की है। प्रमोद गुप्ता उनके फादर का नाम है, वो पीड़ित हैं। तो उन्होंने बताया कि 2 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जो है उनको आंखों में कुछ दोबारा उन्होंने चेकअप के लिए दिखाया तो उसमें रोशनी की कुछ दिक्कत है, कोई समस्या है उनकी। तो उस विषय में ये जांच पूरी एसआईसी से मैंने बात करूंगा अभी, जो ये यहाँ की इंचार्ज हैं पुरुष अस्पताल की,
और उसके बाद फिर एक जांच कमेटी बैठाई। सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव काकोरी कांड के अमर शहीदों के परिवार की स्थिति को जानने के मकसद से शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के खिरनीबाग स्थित उस मकान को जाकर देखा जो बिक चुका है, जिसे लेकर चिंता जाहिर की और मकान खरीदने वाले परिवार से मकान के बारे में पूरी जानकारी ली। उसके बाद शहीद अशफाकुल्ला खां के घर पर प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और परिवारजनों के साथ अशफाकुल्ला की यादों को ताजा किया और अशफाकुल्ला खां की मजार पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी इच्छा थी कि जो काकोरी मामले के जो 4 लोगों को जो फांसी हुई थी उसमें से 3 लोग यहीं के रहने वाले थे, तो मैं उनके जन्मस्थली को देखना चाहता था। तो एक कार्यक्रम तो ये था, बिस्मिल जी के यहाँ से होकर के मैं आ रहा हूँ। बुलंदशहर के जिला कारागार में साप्ताहिक खेलकूद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बैडमिंटन, दौड़, कैरम समेत कई खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने खेल कूद से संबंधित सामान भी उपलब्ध करवाया। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां मुस्करा थाना क्षेत्र के एक छेड़खानी के मामले की जांच करने के लिए सीबीसीआईडी के एडीजी घटनास्थल पर पहुंचे। दरअसल पीड़िता ने 2019 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जहां पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में सीबीसीआईडी जांच की मांग की थी। ये वर्ष 2020 में एक मुकदमा अपराध संख्या 14/20 थाना मुस्कुरा पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें धारा 354, 323, 504, 506 आईपीसी का अपराध पाते हुए जो तत्कालीन विवेचक थे उनके द्वारा इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। लेकिन इस विवेचना से जो पीड़ित पक्ष था वो संतुष्ट नहीं था। उसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र के क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देशित किया था कि यह विवेचना सीबीसीआईडी के द्वारा। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां 2 सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक दूसरे को जान से मारने का प्रयास किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कंदवा क्षेत्र के चिरई गांव का है, जहां पैसे के बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया। अयोध्या जनपद की रौनाही पुलिस, स्वाट टीम और आबकारी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां के रौनाही थाना क्षेत्र के बभनियानवा पुलिया के पास आगरा से चोरी हुआ ट्रक कंटेनर बरामद हुआ है। कंटेनर में 200 मीटर अल्कोहल से भरा ड्रम बरामद हुआ है। इसके साथ ही अवैध शराब की 4 पेटी में 66 बोतल शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शराब तस्कर फरार हो गए। आरोपी तस्कर अयोध्या और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने कहा कि यह अवैध शराब हरियाणा से बिहार के लिए सप्लाई की जा रही थी। यूपी के बस्ती में गन्ना क्रय केंद्रों की मनमानी से किसान परेशान हैं। उन्होंने खुद के उगाए गए गन्नों में आग लगा दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वायरल वीडियो परशुरामपुर के कोहराए गन्ना क्रय केंद्र का बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इसे लेकर कई बार डीएम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।